एक गांव में मोहनलाल और उसकी पत्नी कमलेश रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी मुस्कान और छोटा बेटा रणवीर है। मोहनलाल ने अपनी बेटी का दाखिला गांव के ही प्राइमरी स्कूल में करा दिया। कुछ दिन बाद रणवीर भी स्कूल जाने लायक हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि रणवीर का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा दूं, लेकिन उसका खर्चा तो बहुत ज्यादा आएगा। हमारा इकलौता बेटा है, हमें इतना तो करना ही होगा। ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, इस पर लगाया गया पैसा हमें ब्याज सहित वापस मिल जाएगा। अरे हम क्या पैसा साथ लेकर मरने वाले हैं, लेकिन नाम तो हमारा कौशिक ही चलाएगा। ठीक है, मैं इसका एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करा देता हूँ। रोजाना बस लेने आया करेगी। संध्या भी वहीं बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। वह यह सुनकर बीच में ही बोल पड़ती है, पापा मुझे भी कौशिक के साथ ही स्कूल जाना है। हम दोनों बहन भाई मिलकर स्कूल जाया करेंगे। कमलेश, तुम्हारी बेटी कुछ ज्यादा ही फालतू बोलती है। हाँ हाँ, मेरी बेटी ही तो है, आपकी नहीं है। पापा मम्मी, आप दोनों मेरे लिए क्यों झगड़ रहे हो? ठीक है, अगर पापा मुझे स्कूल ना ही भेजना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं गांव के ही स्कूल में पढ़ लूंगी। हाँ, और आगे से ध्यान रखना कि कभी भी मेरे लाडले बेटे की बराबरी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम उसके बराबर कभी नहीं आ सकती हो। संध्या चुपचाप अंदर चली जाती है। कौशिक भी रोजाना स्कूल जाने लगता है और संध्या भी स्कूल जाने लगती है। फिर एक दिन सुबह संध्या समय से पहले स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और कौशिक अभी तैयार हो नहीं पाता है। संध्या, सुबह सुबह तुझे कुछ काम नहीं है क्या? सिर्फ तैयार होकर बैठ जाती है। इन्हें क्या काम है? इनका तो सहारा भी नहीं है कि बाबू को तैयार तो कर दो। रसोई में भी मेरा हाथ नहीं बटा सकती है। संध्या रसोई में जाकर माँ की मदद करने लगती है। कौशिक बाहर अपने नाश्ते और लंच बॉक्स का इंतजार कर रहा है, इसलिए वह उछल कूद रहा है। तभी वह गिर जाता है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरा लाल नीचे गिर गया। ये संध्या तो इस घर में ही फालतू है, इतना भी नहीं कि भाई का ध्यान रख सके। अरे तुम पैदा ही क्यों होती हो? सिर्फ बाप, भाई और बेटी का ध्यान रखना होता है। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो तुम्हें स्कूल भेजा। अब तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जब देखो स्कूल जाने की लगी रहती है और घर का किसी भी काम में तेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। आज से तेरा स्कूल जाना बंद। सॉरी पापा, मैं आगे से भाई का पूरा ध्यान रखूंगी। मुझे स्कूल जाने से मत रोको। जो एक बार कह दिया तो कह दिया, मैं अपना फैसला नहीं बदलता हूँ। संध्या का स्कूल जाना बंद हो जाता है और कौशिक की पढ़ाई शहर के बड़े स्कूल में चलती रहती है। कुछ साल बाद संध्या की शादी हो जाती है और कौशिक भी 12th पास कर लेता है। मोहनलाल बैठकर चाय पी रहा है, तभी वहाँ कौशिक आ जाता है। पापा मुझे विदेश जाना है, अब मैं आगे की पढ़ाई अमेरिका से ही करूंगा। बेटा, तू हमें छोड़कर कहाँ जाने की सोच रहा है? ओहो पापा, अब ये इमोशनल ड्रामा मत शुरू करो। मुझे विदेश जाना है और अपना भविष्य बनाना है। बेटा, मैंने अपना पूरा जीवन तेरे भविष्य बनाने में ही लगा दिया। मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन तुझे वहां भेजने के पैसे मेरे पास कहां से आएंगे? क्योंकि जितना भी पैसा मैंने कमाया था वो सब तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाने में खर्च कर दिया। अब अमेरिका का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता। आपको पहले से ही अपने खुद के खर्चे कम करके मेरे लिए सेविंग करनी चाहिए थी। अब ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। अब चाहे ये घर बेच दो, लेकिन मुझे अमेरिका जाना है। मोहनलाल बेटे के प्यार के आगे हार जाता है और घर बेचकर सारे पैसे कौशिक को दे देता है। मोहनलाल ने कुछ साल किराए के मकान में बिताए और बेटे के लौट आने का इंतजार किया, लेकिन कौशिक लौट कर नहीं आया। तब बहुत मुश्किल से मोहनलाल ने बेटे का नंबर पाकर उसे कॉल किया। कौशिक बेटा, तू ठीक तो है? कब वापस आएगा? ओहो डैड, आप मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ और हाँ, मैं उस सड़ी सी जगह कभी नहीं लौट कर आऊंगा। मेरी जॉब लग गई है और मैंने यहाँ शादी भी कर ली है। अब दोबारा मुझे फोन मत करना। बेटे से उम्मीद टूटी पाकर मोहनलाल और उसकी पत्नी कमलेश वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगते हैं, क्योंकि उनके पास अब धन नहीं बचता है।
एक दिन मोहनलाल की पत्नी कमलेश की अचानक से मौत हो जाती है। डॉक्टर ने उसका कारण हार्ट अटैक बताया। मोहनलाल अपनी पत्नी के लिए बहुत रोता है और वह अपने बेटे को डरते डरते कॉल करता है। बेटा, बेटा, क्यों रो रहे हो? वैसे भी अब यही कहोगे कि आजा, लेकिन पहले ही सुन लो, मेरे लिए मेरे बच्चों का भविष्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मुझे इस जॉब को बचाना होगा। ठीक है बेटा, तुम अपनी जॉब बचाओ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। सॉरी पापा, क्या माँ अब इस दुनिया में? हाँ बेटा, पापा जिसको जाना था वो तो चला ही गया, लेकिन अब आप ही बताओ कि मैं अपने बच्चों का भविष्य कैसे खतरे में डाल दूं? हाँ बेटा, सही बात है। पापा आप चिंता मत करो, मैं कुछ पैसे भिजवा दूंगा। रहने दो, हम वृद्ध आश्रम में रहते थे, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। फोन कट जाता है और मोहनलाल अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। वह पुरानी बातों को याद करके बहुत रोता है। संध्या अपने बेटे के जन्मदिन पर वृद्धाश्रम में कुछ बांटने आती है और वह अपने पिता की हालत देखकर रो पड़ती है और वह आश्रम के मालिक से बात करके अपने पिता मोहनलाल को अपने घर ले जाने लगती है। संध्या, मैं बेटी के घर का कैसे कुछ खा सकता हूँ? मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। पापा, बेटे बेटी में कोई भेद नहीं होता, लेकिन जो गलती आपने सारे जीवन की, आज भी वही कर रहे हो। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच, बेटे बेटी में कोई भेद नहीं होता है। सिर्फ इतना भेद होता है कि बेटा तब तक बेटा है जब तक कि उसका ब्याह नहीं हो जाता, बेटी जब तक बेटी है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। किशोरीलाल बहुत ही रईस था। उसके पास बंगला, जायदाद और कई व्यापार थे। ये सब किशोरीलाल ने अपनी मेहनत से बनाया था। किशोरीलाल का छोटा भाई बलदेव था। बलदेव अक्सर कोशिश करता था किशोरीलाल की सारी जायदाद उसकी हो जाए, इसलिए वो अपने भाई के साथ बहुत ही मीठा व्यवहार करता था। किशोरीलाल ने अपने धान का व्यापार बलदेव को संभालने दिया था और आज वो हिसाब किताब देखने गया था। अरे भैया, आप आ गए? अरे मोनू, भैया के लिए पानी ला। पानी वानी कुछ नहीं चाहिए, तू बस हिसाब दिखा। बलदेव ने किशोरीलाल को हिसाब की बुक दी। किशोरीलाल हिसाब किताब देखने लगा। भैया, इतने सालों से मैं आपका ये व्यापार संभाल रहा हूँ, कभी कोई गड़बड़ी की है क्या मैंने? नहीं। तो अब तक आपको मुझ पे विश्वास हो जाना चाहिए था ना। वैसे भी मैं आपका सगा भाई हूँ, भला मैं आपसे धोखा क्यों करूँगा? मैं यहाँ हिसाब इसलिए देखने नहीं आता कि मुझे तुझ पे शक है, बल्कि मैं इसलिए देखने आता हूँ कि कहीं तुझसे कोई गलती ना हो जाए। छोटे, मैं तेरा भला चाहता हूँ। ठीक है भैया। सब ठीक लग रहा है, चल मैं चलता हूँ। जैसी आपकी मर्जी भैया। किशोरीलाल के जाते ही बलदेव तमतमा गया। मैंने इतने घपले किए हैं आज तक, आप मुझे पकड़ नहीं पाए, आगे भी पकड़ नहीं पाएंगे। एक दिन आपकी सारी जायदाद मेरी होकर रहेगी। यहाँ बलदेव किशोरीलाल की जायदाद पर आंख गड़ाए बैठा था और वहाँ किशोरीलाल ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी नंदिनी के नाम कर दी। आज से इन सब की मालकिन तू है। पर पापा, इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो अब बूढ़ा होते जा रहा हूँ, कभी कुछ हो गया तो? ऐसी बातें मत सोचा करो पापा, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी तो मुझे तेरी शादी करवानी है, तेरे बच्चों के साथ खेलना है। क्या पापा, अब जब देखो शादी 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 के पीछे लगे रहते हो। वो तो है, मैं चाहता हूँ कि मेरी गुड़िया को संभालने वाला कोई मिल जाए। वैसे भी कई साल पहले तेरी माँ स्वर्ग सिधार गई, कुछ सालों में मैं भी चला जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कहीं नहीं जा रहे। जैसा तू बोले, पर तुझे सावधान रहना होगा। मुझे लगता है बलदेव कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ज्यादा से ज्यादा वो मुझे किडनैप ही करेंगे ना। सेम ओल्ड स्कूल आइडिया। मेरे पास इसका भी इलाज है पापा। ठीक है, देखते हैं। नंदिनी ने किशोरीलाल को अपना आइडिया बताया और दोनों बाप बेटी बहुत खुश हुए।
जब बलदेव को ये बात पता चली तो उसके मन में आक्रोश भर गया। सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी और मेरे नाम कुछ भी नहीं किया। बहुत गलत किया भैया, आपने बहुत गलत किया। वो जायदाद हथियाने की योजना सोचने लगा। क्यों ना मैं नंदिनी को किडनैप कर लूं और फिर फिरौती में बहुत सारे पैसे मांग लूं। किशोरी लाल नंदिनी से बहुत प्यार करते हैं। और बस ये सोचकर बलदेव ने 2 गुंडों को पैसे दिए नंदिनी को किडनैप करने के लिए। ये नंदिनी है, इसे किडनैप करना है। फोटो के पीछे उसका एड्रेस लिखा है। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। ये एडवांस और बाकी के पैसे काम होने के बाद। बलदेव मन ही मन खुश था कि जल्द ही उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ रात के अंधेरे में दोनों गुंडे किशोरी लाल के घर में पहुँचे। बलदेव बाहर इंतजार कर रहा था। मैं इस तरफ जाता हूँ, तो उस तरफ जा, और अगर तुझे लड़की दिखे तो यहाँ लेकर आ। दोनों गुंडे अलग अलग दिशा में गए। पहले गुंडे को एक कमरे में नंदिनी दिख गई। यहाँ है, यहाँ है। वो दूसरे गुंडे के पास उसे बताने गया तो उसने देखा कि नंदिनी वहाँ भी थी। ये यहाँ कैसे? ये तो वहाँ भी थी। क्या बकवास कर रहे हैं? एक लड़की 2 जगह कैसे हो सकती है? तू मेरे साथ चल और देख ले। दूसरे गुंडे ने भी देखा तो नंदिनी उस कमरे में भी थी। इतना ही नहीं, नंदिनी सारे कमरों में सो रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़की नहीं चुड़ैल है। हाँ भाई, निकलते हैं यहाँ से। दोनों गुंडे घर से खाली हाथ लौटे। क्या हुआ? लड़की नहीं मिली क्या? वो लड़की नहीं चुड़ैल है। क्या? तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, वो घर के हर कमरे में सो रही है। भला एक लड़की 4 कमरे में कैसे सो सकती है? जरूर तुम दोनों ने नशा किया होगा। हमारी बात पे यकीन नहीं है ना? चलो हमारे साथ। बलदेव दोनों गुंडों के साथ घर के अंदर गया। वहाँ एक एक करके गुंडों ने बलदेव को 4 नंदिनी दिखाई। दूसरी देखो, तीसरी देखो, और ये चौथी देखो। मुझे तो लगता है ये लड़की नहीं चुड़ैल है। बाप रे, जरूर कुछ गड़बड़ है। 4 नंदिनी कैसे हो सकती हैं? इनमें से असली वाली कौन सी है? तभी सारे घर की लाइट्स ऑन हो जाती है और पीछे से किशोरी लाल अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है। बलदेव, मुझे पहले से तुझ पे शक था, इसीलिए मैंने तेरे लिए ये जाल बिछाया था। किशोरी लाल के गार्ड्स ने उन दोनों गुंडों और बलदेव को पकड़ लिया। सोच रहा होगा ना कि आखिर असली नंदिनी कौन सी है? हाँ। तभी किशोरी लाल ने एक बटन बंद किया और तुरंत 3 कमरों से नंदिनी गायब हो गई। चुड़ैल गायब हो गई? चुड़ैल गायब? वो कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, मेरी बेटी नंदिनी है। वो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है और जो तुम देख रहे थे वो उसका 3D प्रोजेक्शन था। वो सो तो एक ही कमरे में रही थी, पर वो तुम्हें 4 कमरों में नजर आ रही थी। समझ गए? बलदेव, मैं जानता था कि तुम लालची हो और पैसों के लिए ये नीच हरकत कर सकते हो, पर तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी असली जगह तो जेल में है। किशोरी लाल ने बलदेव को पुलिस के हवाले कर दिया और उन दोनों गुंडों को भी। आज नंदिनी की सूझबूझ से सब कुछ सही हुआ।